29 अप्रैल 1915 को पहली जंग अजीम के सबसे तवील और शदीद तरीन मुहासरे के बाद उस्मानी फौज ने कट अल मारा की जंग में बरतानवी अफवाज को शिकस्त दी। शिकस्त की बात तो ये है कि बरतानवी मौरखीन ने इसे बरतानिया की फौजी तारीख का सबसे घिनौना और जिल्लत अमेज हथियार डालने की हैसियत से ताबीर किया। 147 दिन के मुहासरे के बाद बरतानिया की अजीम फौज ने गैर मशरूत तौर पर सफेद परचम बुलंद कर दिया। ये जंग 19 अप्रैल 1915 को बगदाद से 180 किलोमीटर जनूब में दरियाए दजला पर वाक़े कट शहर में लड़ी गई। पहली जंग अजीम में ममालिक को दो इत्तेहादियों में तकसीम किया गया। महवर की ताकतें जर्मन, ऑस्ट्रिया और उस्मानी सल्तनत और इत्तेहादी ताकतें रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह। उस्मानी फौजों ने इराक, फलस्तीन, शाम, सेना, हिजाज और दरदानियों आबनाए में इत्तेहादी ममालिक के साथ एक से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। चूंकि सल्तनत उस्मानिया ने इस इत्तेहाद में थोड़ी देर से शमूलियत अख्तियार की, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तैयार नहीं थी। सल्तनत उस्मानिया ने सिर्फ रूसी महाज पर तकरीबन 90,000 फौजियों को खो दिया था, लेकिन इसने अपनी ताकत को बहाल करने और कट शहर में दजला के किनारे अंग्रेजी फौज का मुकाबला करने का फैसला किया और इस जंग में जबरदस्त फतह हासिल की। उस्मानी कमांडर नूरुद्दीन पाशा, जो फौज का एक अहम तरीन रहनुमा था, जिनको दाढ़ी वाला अफसर कहा जाता था, क्योंकि वो जंगे आजादी के दौरान तुर्क आजादी अफसरान की सफ में दाढ़ी रखने वाला वाहिद शख्स था। वो जंगे आजादी के दौरान इन तमाम इलाकों को जला देने के बाद यूनानियों से नफरत करने के लिए जाना जाता था और उन्होंने इनके साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क का हामी था, जिसने कई बार ग्रैंड नेशनल असेंबली के जरिए मुकदमा चलाने की कोशिश करते हुए इसका दिफा किया। कट अल मारा की इस जंग के वाकयात तकरीबन 1915 में शुरू हुए, जब इंग्लैंड ने इस वक्त उस्मानी सल्तनत से ताल्लुक रखने वाली इराक की सरजमीन पर काबू पाने की मुहिम चलाई थी। इसने वस्ती इराक में वाक़े उस्मानी फौज का घेराव करने का फैसला किया और जनरल टाउनसेंड की सरबराही में बसरा शहर पर कब्जा करने में कामयाब रहा और बसरा का कंट्रोल संभालने के बाद बरतानवी अफवाज ने बगदाद की तरफ मार्च शुरू किया और इसके रास्ते में नूरुद्दीन पाशा के साथ तारीखी तसादम हुआ। बरतानवी अफवाज अपनी 1/3 फौज को खो जाने के बाद वो पीछे हट गए और 17 दिसंबर 1915 को कट अल मारा शहर वापस चले गए और वहां कमांडर नूरुद्दीन पाशा ने इनका मुहासरा कर लिया। नूरुद्दीन ने पहले टाउनसेंड को एक खत भेजा था, जिसने इसे हथियार डालने का मुतालबा किया था, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। उस्मानी फौज ने कट अल मारा शहर पर तोपखाने से बमबारी शुरू कर दी। ये शहर 10 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे से ज्यादा नहीं था, जहां 13,000 से ज्यादा फौजी तैनात थे। इस वक्त अंग्रेजी कमांडर ने कुछ मकानात को मुनहदम करने का हुक्म दिया ताकि नकलो हमल की गाड़ियों को अबूर करने में आसानी रहे और सड़कें खोल दी गईं। इसने कस्बे के बाजार को भी अस्पताल में तब्दील कर दिया और सैकड़ों बीमार और जख्मियों को इसमें मुंतकिल कर दिया। ये मुहासरा 4.5 माह तक जारी रहा। सप्लाई खत्म हो गई और बरतानवी फौजियों ने कुत्ते और बिल्लियों को खाना शुरू कर दिया। बरतानवी फौज ने जंगी तैयारों के जरिए फोर्सेस को एक से ज्यादा बार फराहमी की कोशिश की, लेकिन ये सामान दरिया दजला में गिर रहा था, जिसे उस्मानियों ने जब्त कर लिया या वो गर्क हो गया। बरतानवी अफवाज ने उस्मानी कमांडर को 20 लाख पाउंड और कुछ तोपें देने के इवज रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन नूरुद्दीन पाशा ने इनकार कर दिया और मुहासरा बरतानवी फौज के हथियार डालने तक जारी रहा। लांस ऑफ अरेबिया इन अफसरान का हिस्सा था जिन्हें तुर्कों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस वक्त उस्मानी अफवाज की तादाद लगभग 11,000 फौजी थे और खित्ते में कुछ मकामी कबाइल भी इनकी मदद कर रहे थे। अंग्रेजों ने फौज भेजकर मुहासरे को तोड़ने की एक से ज्यादा बार कोशिश की। मसाल के तौर पर जनरल एल्मर ने 6 जनवरी 1916 को कोशिश की थी, लेकिन वो 4,000 फौजियों को खोने के बाद पिस्पाई पर मजबूर हो गया था। लेकिन बाद में नूरुद्दीन पाशा की जगह
کرنل خلیل بی نے لے لی تھی۔ اس کے بعد جرمن جنرل فیلڈ مارشل کولمر فریئر نے نور الدین کو 9ویں کور کا کمانڈر اور تیسری فوج کا عارضی کمانڈر مقرر کیا تھا تاکہ خلیل بھی اس محاصرے کو اپنے اختتام تک مکمل کر سکیں۔ 29 اپریل 1916 کو محاصرے کے 147 دن کے بعد ٹاؤنسنڈ نے سفید جھنڈا اٹھایا جب محاصرے کے بعد اس نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور جسمانی اور نفسیاتی طور پر اس کی فوج گر گئی تھی اور برطانوی فوج میں افلاس اور بیماری پھیل گئی تھی۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جسے برطانوی مورخین نے 1781 میں یارک ٹاؤن میں لارڈ کارن والیس کے ہتھیار ڈالنے کے بعد سے برطانوی افواج کا سب سے بڑا ہتھیار ڈالنے کے طور پر بیان کیا ہے۔ عثمانی فوج نے 5 جرنیل، 481 افسران اور 13,100 برطانوی فوجی پکڑ لیے تھے۔ خلیل پاشا نے کٹ المارا کی جنگ میں اس فتح کے بارے میں اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ تاریخ کو اس واقعے کو ریکارڈ کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے میں دشواری ہوگی۔ قیدیوں میں برطانوی کمانڈر ٹاؤنسنڈ عثمانی وزیر جنگ اسماعیل اینور پاشا کے قریب ہو گیا۔ وہ اینور پاشا اور عثمانی فوج کے برطانوی اور ہندوستانی جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی برطانوی فوج کے مصر میں عثمانی جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے پر تنقید بھی کی۔ ٹاؤنسنڈ 1918 میں برطانیہ واپس آیا، پھر فوج سے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ برطانوی اخبارات نے انہیں الکوٹ کا ہیرو کہا تھا۔ وہ ممبر پارلیمنٹ کے طور پر منتخب ہوئے تھے، لیکن اس حقیقت کے بعد وہ کٹ المارا کی جنگ ہار چکے ہیں۔ اس کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے مشرقی وسطی میں برطانوی حکومت کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے ہاؤس آف کامنز میں کہا کہ معاہدہ سیورس ایک سیاہ غلط فہمی ہے جس سے کئی دہائیوں تک اس خطے کو غیر مستحکم کر دیا جائے گا۔ سیورس کا معاہدہ وہ معاہدہ ہے جس میں عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور غیر ترک بولنے والے علاقوں اور کچھ ترکی کی سرزمین پر اتحادی افواج کے کنٹرول کا مشاہدہ کیا گیا، جس کے نتائج آج بھی زندہ ہیں۔